फ्रेंड्स, मैं आपके साथ सावन एक बार फिर से आपके सामने आया हूँ। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम पिछले कुछ क्लासेस से लगातार मिल रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा नाम और मेरे चेहरे से आप अच्छे से परिचित होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि बीच बीच में जो रुकावट होती है उसके लिए खेद है। ये रुकावट के लिए खेद इसलिए होती है कि ये जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती हैं, उन वजह से हो जाती है। तो खैर चलिए, हम इस टेक्निकल प्रॉब्लम्स को फिनिश कर चुके हैं एंड नाउ मतलब अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का टॉपिक। फ्रेंड्स, पिछले तीन वीडियोस में जो भी पिछले तीन दिन से मैंने आपसे बात की है लगातार, वो सबसे पहला जो मैंने आपको बताया था, इंट्रोडक्शन दिया था। क्या था, क्या है हिंदी साहित्य, हिंदी विषय के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है। दूसरा जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि हिंदी भाषा का आरंभ कहाँ से होता है, वर्ण से, है ना। वर्ण मूलभूत चीजें होती हैं, उस पर मैंने बहुत सी बातें की थी, कौन कौन से वर्ण होते हैं, क्या क्या होते हैं। उन बातों को दोहराना व्यर्थ है। अगला जो सेशन था जिसमें मैंने आपको एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, विभिन्न तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उस हिसाब से जो थी वो बातें मैंने आपसे की थी कि कैसे आपको टिक करना है, कैसे आपको सही ऑप्शन तक पहुंचना और कौन कौन से बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाने की संभावना। तो इस तरह से मैंने आपसे काफी ज्यादा उस पर डील की थी, डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम जो आपका टॉपिक है वो है शब्द विचार। आज मैं आपको शब्द विचार पर लेके चलूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ज्यादा लंबा मैं इसे ना खींचूं, बहुत ही कम समय तक ही रखूं, कम सरल रखूं, ताकि आपके लिए चीजें थोड़ी आसान हो सके। देखिए, वर्ण विचार के अंतर्गत ही संधि आती है, तो संधि की चर्चा मैं आपको आगे करूंगा। शब्द विचार के अंतर्गत जो होता है वो वर्ण जब मिलते हैं, आप ऐसे समझिए जैसे आप अल्फाबेट पढ़ते हैं ए बी सी डी, लेकिन क्या वर्ड ए बी सी डी पढ़ जाने से ही बनते हैं? ऐसा नहीं होता है। वर्ड तब बनते हैं जब हम उसे ऐड करते हैं, ए डबल पी एल ई, एप्पल, इस तरह के सेंस। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम, शब्द विचार। शब्द विचार ये आज का टॉपिक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं शब्द क्या होता है, ठीक है। पहले मैं इस पर चर्चा करूंगा कि शब्द क्या होते हैं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, शब्द विचार, दो शब्द यहां पर दिए हुए हैं। पहला है शब्द। आप इन सब चीजों को खूब सुनते, कहा जाता है शब्द ब्रह्म है, शब्द ही सब कुछ है। शब्द को तो अक्षर का, वर्ण को अक्षर कहा जाता है, तो शब्द उस तरह से होते हैं। शब्द क्या होते हैं इसके बारे में आपको अगले स्लाइड में बता रहा हूं। और विचार मतलब इस पर हमें विचार करना है। देखिए, मैं फिर से बता दूं कि मैं टॉपिक का नाम बहुत सोच समझ के रखता हूं। मैंने शब्द विचार रखा है, शब्द क्लास नहीं रखा है, शब्द कक्षा नहीं रखा है। मतलब मुझे आपको शब्द रटाना नहीं है, शब्द पढ़ाना नहीं है। शब्द के जो विचार होते हैं वो आपके साथ साझा करने हैं, ठीक है। आपके साथ मुझे अपनी बातों को स्पष्ट करना है कि ये शब्द होते क्या है, कैसे होते हैं, इनकी उत्पत्ति कहां से होती है। और शब्द बड़े मजेदार होते हैं। आप शब्दों को देख लीजिए, शब्द कितने अलग अलग होते हैं। बिहारी का एक दोहा है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वाखा जग बौराय वा पा जग बौराय। मतलब कनक है ना, दो बार उन्होंने कहा कनक कनक ते, मतलब कनक और कनक दोनों में नशा 100 गुना होता है। हाँ, एक कनक का मतलब सोना होता है और एक कनक का मतलब धतूरा होता है। तो अगर आपको 100 किलो सोना मिल जाए तो आप ऐसे ही पागल हो जाएंगे, और अगर आप धतूरे का बीज खा लेते हैं जो काफी नशे वाला है तो आप वैसे ही पागल हो जाएंगे। तो आप शब्दों की महिमा को समझिए। शब्द वो होते हैं जो हमारे रिश्ते किसी के साथ बना सकते हैं, किसी के साथ बिगाड़ सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो मुश्किल चीजें क्या होती हैं, शब्दों का ही खेल। नेताओं को देखिए, शब्दों का ही खेल होता है। 15 लाख आपके खाते में आ जाएंगे, ये अलग बात है कि अभी आपको उसके लिए कई साल वेट करना होगा। खैर चलिए, ये राजनीति बातें हैं और आप जानते हैं कि मेरा राजनीति से कोई संबंध नहीं है। तो अगर आप में से कोई बीजेपी सपोर्टर हो तो ऐसा नहीं को कमेंट सेक्शन में लिखने लगे कि नहीं नहीं मोदी जिंदाबाद, कांग्रेस हाँ है। देखिए, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ हूं, और जहां तक एक शिक्षक को एक गैर राजनीतिक होना चाहिए, मैं बिल्कुल वही हूं। बस आपको समझाने के लिए और चीजों को रोचक बनाने के लिए मैं यहाँ पर उनका उदाहरण दे रहा हूँ। तो शब्द विचार हो गया फ्रेंड्स। आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ शब्द कहते किसे हैं, है ना। क्यूरोसिटी। देखिए, सबसे पहले वर्णों से मिलकर बनते हैं शब्द, हरप्रीत मिलेगी जी, बिल्कुल सही। लेकिन देखिए, ये परिभाषा थोड़ी अधूरी है। चलिए मैं एक इससे आप में से किसी की एक की बात को लेता हूं कि वर्णों से मिलकर शब्द बनते। चलिए ये बताइए,
ये टोमोकोरो है। क्या आपने टमकर नाम का कोई शब्द कभी सुना है? वर्णों के तो वर्ण से मिले हुए हैं, टोमोकोरो। क्या आपने कभी ये शब्द सुना है, टमकर? चलिए मैं आपको एक और शब्द बताता हूं, मलसन। क्या आपने ये शब्द सुना है? वर्णों के मेल से शब्द जरूर बनते हैं, लेकिन ऐसा ही नहीं कि सिर्फ वर्ण को मिला देने से शब्द बनते हैं। तो आइए शब्द की परिभाषा क्या है। तो किसी सार्थक वर्ण या वर्ण समूह को शब्द कहा जाता है। देखिए एक वर्ड आपको गौर करने वाली है, सार्थक। सार्थक क्या होता है? सार्थक का अर्थ होता है फ्रेंड्स जिसका कोई अर्थ निकले, जो वाकई किसी सेंस में कहा जाए। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि मैं एक रखूं कि टमटम। टमटम का एक शब्द है और बाकायदा इसका अर्थ निकलता है कि वो गाड़ी जो चार चले, है ना, चार चक्कों से चले, वो हुआ। चलिए एक और मैं उदाहरण लेता हूं, मलमल। आपने गाना भी सुना होगा, उड़ता जाए रे मेरा लाल दुपट्टा मलमल का। तो इस तरह अब टमटम, मलमल, इनका शब्द निकला। तो किसी सार्थक वर्ण, ठीक है, सार्थक वर्ण या वर्ण समूह को शब्द कहा जाता है। जैसे हाँ, अब मान लीजिए इसमें देखिए वर्ण समूह नहीं है, एक ही वर्ड है हाँ, उसके ऊपर चंद्रबिंदु लगा हुआ है, ये वर्ण समूह नहीं है, लेकिन ये शब्द है, क्योंकि हाँ का एक मीनिंग होता है ना। आप कहते हैं किसी के जवाब में हाँ। उसी तरह आप देख सकते हैं एकांत, ये भी एक शब्द है। मौसम, ये सब वर्णों के समूह है जिनका अर्थ निकलता है। तो वर्णों का वैसा समूह जिनका सार्थक अर्थ निकले उसे हम शब्द कहते हैं। ऐसा नहीं कि वर्णों का कोई भी समूह शब्द कहलाएगा। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि वर्णों का जो सार्थक समूह होगा, मतलब जिसका अर्थ निकले, वो शब्द होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप कुछ भी वर्ण लिख दे तो वो शब्द हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शब्द भाषा के दूसरे घटक होते हैं। ये आपको एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए। पहला घटक मैंने आपको बताया था वर्ण होता है, मतलब भाषा जब आरंभ की जाती है तो पहले तो वर्ण आता है। आप वर्ण को सीखते हो, आपने हिंदी में कहा भी वर्णमाला, क ख ग घ घ, उसी से तो वो वर्ण होती है और उसके बाद शब्द, वर्ण मिलाकर शब्द बनाते हैं। फिर अगर ये कारक चिन्ह के साथ में, फ्रेंड्स कारक क्या होते हैं इसके बारे में मैं भी अगली कक्षा में हम बातें करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत से लोग कारक जानते होंगे। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, अधिकर संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। तो इन सब चीजों को तो आपने पढ़ा ही होगा, बिल्कुल कुछ ना कुछ इन चीजों के बारे में आप जानते ही होंगे। तो कारक के साथ जब चिन्ह रह जाए तो ये पद कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये पद कहलाते हैं। ये पद कब होते हैं? जब कारक के चिन्ह के साथ हो। कारक के चिन्ह के साथ क्या हो? जैसे मान लीजिए एक शब्द है मौसम। अब मौसम पद नहीं है, लेकिन मैं अगर लिख दूं मौसम में, मौसम में, आप देख सकते हैं कि मेरी हैंडराइटिंग भारत के शिक्षा व्यवस्था की तरह ही खराब है, तो खैर उस पर ध्यान ना जाए, आप पढ़ ले। मौसम में है तो मौसम में, ये एक पद हुआ, ये एक पद हुआ मौसम। अब जैसे आप ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं, व्हाट्सएप में, फेसबुक में। केवल फेसबुक एक शब्द है, लेकिन जब आप इसमें में लगा देते हैं, कारक का कोई चिन्ह लगा देते हैं, फेसबुक ने, फेसबुक ने कर्ता बन गया वो, तो जब वो कारक हो जाता है तो उसे हम पद कहते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट शब्द भेद। अब शब्द के शब्दों की मैंने आपको बताया कि शब्दों का संसार कैसा होता है। मैं इसे आप लोगों को पहले भी कह चुका हूं कि शब्दों का संसार अनोखा होता है, और शब्दों के संसार को समझने के लिए सबसे बड़ी बात होती है हमें यह जानना पड़ता है कि शब्द भेद क्या होता है। आप किसी भी व्यक्ति को समझना चाहते हैं, किसी चीज को समझना चाहते हैं, तो जरूरी होता है कि उसके परिवेश, वातावरण इत्यादि को समझे। वो व्यक्ति कहां से आया है, किस सोच का है। आपने अक्सर सुना होगा कि वो मार्क्सवादी है, समाजवादी है ना, राष्ट्रवादी है। तो ये सब जो शब्द होते हैं ये मुख्यतः एक विचारधारा होती है। तो शब्द भेद, देखिए अब मैं आपको समझा रहा हूं कि आप शब्द के, अगर आप शब्द को समझते हैं तो पूरी चीज को समझ सकते हैं, पूरे सिचुएशन को समझ सकते हैं। शब्दों के भेद, शब्द किस तरह के होते हैं? देखिए उत्पत्ति की दृष्टि से सबसे पहले मैं ये बताऊं आपको कि शब्द भेद जो है, एक तो उत्पत्ति की दृष्टि से बनाया गया है, उत्पत्ति की दृष्टि से भी शब्द के भेद होते हैं। रचना या बनावट की दृष्टि से, मतलब पहला तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कहां से पैदा हुआ, शब्द कहां से पैदा हुआ, इसका ओरिजिन क्या है। ठीक है, जैसे आप एक ऐसे समझे कि आपने अंग्रेजी पढ़ी ही होगी, आपको अधिकतर सब्जियों के नाम मिल जाएंगे। ठीक है, प्याज का ओनियन है, करेली का बीटर गार्ड है, इस तरह के आपको सब्जियों के मिल जाएंगे। आप कभी उसमें से परोल, एक सब्जी होती है, आप लोग भी जानते होंगे, जैसे कहीं परोल कहते हैं लोग, कहीं कुछ और भी उसे कहते हैं, तो आप परोल का अंग्रेजी खोज के देखिए या ओल का, आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी। कारण ये जो शब्द है ना, इसकी उत्पत्ति भारत में हुई,
जब यूरोप, अंग्रेजी की उत्पत्ति यूरोप में हुई है। अब यूरोप एक ठंडा प्रदेश है जहां परोल और ओल मिलने वाला नहीं है, तो वहां आपको नहीं मिलेंगे। तो पहला है उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, कौन शब्द कहां से उत्पन्न हुआ। सेकंड है रचना या बनावट की दृष्टि से, जो शब्द रचे गए, कुछ शब्द बनाए गए हैं, कुछ शब्द पहले से है, वो कैसे कैसे होते हैं, तो रचना या बनावट की दृष्टि से। थर्ड है फ्रेंड्स अर्थ की दृष्टि से, हालांकि अब इनका व्याकरण में उतना प्रयोग नहीं होता, काव्य शास्त्र जो है जब कविता लिखते हैं वहां इनका ज्यादा प्रयोग होता है, फिर भी आप एक बार जान लें शब्द की दृष्टि, अर्थ की दृष्टि से और रूपांतर की दृष्टि से, क्या शब्द अपने रूप बदल सकते हैं, रूप में अंतर ला सकते हैं, इस दृष्टि से भी शब्द के भेद। तो ये 4 तरीके से हम शब्द भेद कर सकते हैं, और आगे की जो क्लासेस होंगी, जो आगे की मैं अभी बताने जा रहा हूं आपको, वो इन्हीं पर होगी कि इन चारों में किस किस तरीके से कर सकते हैं। याद रखिए फ्रेंड्स, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो अधिकतर इनसे संबंधित होते हैं। आप में ही नहीं चाहे, किसी भी एग्जामिनेशन में पूछे जाए, चलिए कंपटीशन में नहीं भी पूछा जाए तो बहुत जरूरी होता है कि आप इनको समझें, क्योंकि जब आप अपनी भाषा लिखेंगे, अपने परीक्षक तक अपनी बात पहुंचाएंगे कहीं भी, चाहे आप 10th बोर्ड में हो, 12th बोर्ड में हो, या किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपको लिखना हो, तो बहुत जरूरी होगा फ्रेंड्स कि आप इनको समझें। आप ये नहीं लिख आप अगर ऐसा लिखते हैं कि आज जब मैं उसके घर पहुंचा तो वह वहां खटिए पर बैठा था, इसकी तुलना अगर इससे आप करें जब मैं वहां पहुंचा तो वह खाट पर बैठा था। खाट, खटिया, किसका प्रयोग करना चाहिए? क्या आप इसका प्रयोग करेंगे कि मुझे आज घी नहीं, या बाजार में घी की कालाबाजारी हो रही है, या घृत की कालाबाजारी हो रही है? तो बहुत जरूरी है कि आप इसे तत्सम जो शब्द हैं, विभिन्न भेद हैं, उनको अच्छे से समझें। हाय फ्रेंड्स, मैं उस पर चलता हूं। उत्पत्ति की दृष्टि से, सबसे पहले मैं आपको उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के बारे में बताता हूं। तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा। ऐसा कुछ रटने वाली चीज नहीं होती है। सबसे बड़ी बात होती है कि हमारे दिमाग में एक थ्योरम सी बन जाती है कि हमें खूब रटना चाहिए, हमें खूब रटना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं फ्रेंड, आपको बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। आपको जो जरूरत है वो है समझने की, कि क्या आप इसे समझ पा रहे हैं, ठीक है। और बहुत आसान सा शब्द है, आसान से समझना है, बस आप थोड़ा सा मेरे साथ बने रहिए। चलिए, अगर आपको समझ में आएगा, आ रहा हो, तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, तो फिर मैं समझ सकता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। पहला है तत्सम, देखिएगा पहला वर्ड है तत्सम। संस्कृत भाषा से गृहीत शब्द। तत् का मतलब होता है, देखिए तत्सम बनता है तत् जोड़ सम। तत् मतलब जैसा है और सम मतलब वैसा ही। तो आप इतना एक बात अच्छे से समझ लीजिए कि जो हिंदी भाषा है उसकी उत्पत्ति हुई संस्कृत। संस्कृत के अधिकतर शब्द आपको हिंदी में मिल जाएंगे। तो संस्कृत भाषा से ग्रहित शब्द है, यानी जो शब्द सीधे सीधे संस्कृत भाषा से ही हिंदी में चले आए, उनमें काट छांट नहीं की गई, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। बहुत ही बेसिक है, लेकिन आपको ये जानना भी है, जैसे इस तरह के शब्द जो होंगे ना वो थोड़े जटिल होंगे। सबसे आसान पहचानने का तरीका क्या है कि इस तरह के शब्द थोड़े से जटिल होंगे, इसको आप शुद्ध हिंदी कहते हैं। कहते हैं ना कि जैसे कोई व्यक्ति बोले कि प्रधानमंत्री की जो कार्य प्रणाली है उससे देश पूरी तरह से असंतुष्ट है, आपको लगेगा देखो कितने हिंदी बोल रहा है, मतलब अच्छी हिंदी बोल रहा है ना। और अगर इस तरह से बोले कि प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं उसे देश में बड़ा अच्छा माहौल नहीं है, एक नॉर्मल हिंदी आप समझते हैं। लेकिन मैं इसी को अगर बोलूं कि प्रधानमंत्री की कार्य प्रणाली से पूरा देश असंतुष्ट और व्यथित है, तो इस तरह की जो असंतुष्ट, व्यथित, कार्य प्रणाली, ये थोड़े से कठिन शब्द है, जटिल शब्द है, तो इन्हें हम संस्कृत भाषा से ग्रहित शब्द कहते हैं, तत्सम होते हैं। जैसे उदाहरण के सूर्य, भाषा, मनुष्य, ये तत्सम है। सूर्य देखते हैं ना, संस्कृत शब्दावली भी है उसमें सूर्य कहते हैं, ठीक है। तो संस्कृत शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव, तत् जोड़ भव, देखिए तत् फिर से मैंने कहा उससे, ये यहाँ तत् जोड़ सम है, उसी से सम, जैसा संस्कृत था उसी तरह वो तत्सम। तत्भव, भव मतलब उत्पन्न, उससे उत्पन्न, जो संस्कृत से उत्पन्न हुआ हो। मतलब संस्कृत तो ठीक है, आप सूर्य है, क्या आप गांव के परिवार में चले जाइए, आप लोगों में से जो बिहार और यूपी पृष्ठभूमि के होंगे उन्हें छठ के बारे में अच्छे से पता होगा। तो छठ को आप क्या कहते हैं, उसमें करें वो सूरज देव, वहां सूरज कहा जाता है, सूर्य को कहा जाता है सूरज। भाषा को चलिए वहां पर बोली भी बोल दिया जाता है। मनुष्य को कई जगह आपने दिखा होगा मानुष लिखा जाता है, मानुष जन्म, इन सबों, ये संस्कृत के ही शब्द है, लेकिन इन्हें क्या किया गया है कि लिया गया है। तद्भव मतलब उस तरह से नहीं बोला गया और अलग ढंग से प्रयोग कर दिया गया। जैसे हाथ, तो हाथ को पहले किसी ने हस्त कहा था, हाथ को हस्त कहा था, अब इसे हाथ कहते हैं क्योंकि हस्त थोड़ा सा कठिन है। रात, इसे देखिए अगर आप इसके तत्सम पर चले जाएंगे तो रात्रि होगी। आग को आप जानते हैं कि अग्नि कह देंगे,
ये इसके तत्सम रूप हैं। और तद्भव रूप मतलब जो संस्कृत रूप में नहीं चलते हैं और वर्तमान में हिंदी में प्रचलित हैं, इसे हम तद्भव कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है देशज। देशज के बारे में आप समझते हैं। देश अज, जौ से उत्पन्न होना, ज मतलब उत्पन्न होना, देश में उत्पन्न। जैसे हिंदी जो है, अब हिंदी देखिए क्या है, संस्कृत से विकसित हुई। संस्कृत पूरे भारत में एक जैसी फैली हुई नहीं थी। जिस तरफ आप जाएंगे जलवायु का भी हमारी भाषा पर प्रभाव पड़ता है, रहन सहन का, संस्कृति का, स्थानीयता का। तो बहुत से हिंदी में जो शब्द आए वो स्थानीय शब्द आ गए। जैसे अब ये देखिए, देशज स्थानीय बोली से हिंदी में आए हैं। टोला, अब अगर कोई मान लीजिए कि हिंदी बिहार में बोलने वाला हो तो टोला का अर्थ समझेगा, लेकिन जो हिंदी पंजाब में बोलते हैं वहां लोग टोला नहीं मोहल्ला समझेंगे। उसी तरह आप देखिए कि बिहार वाले लोग गमछी को खूब अच्छे समझेंगे, यूपी वाले भी समझेंगे। गमछी क्या है यार, गमछी लपेट के चलो, तो गमछी हम समझ रहे हैं। लेकिन अगर आप इसे तमिलनाडु तरफ चले जाएं या पंजाब तरफ चले जाएं तो पंजाब में गमछी के लोग नहीं सिखाते हैं उसे, या तो वो लड़कियां चुनरी कहती हैं, लड़के से कुछ और कहते हो। तो इस तरह से उनके अलग अलग नाम हैं। लोटा, ये भी कहीं ना कहीं देशज होगा। चौकी, ये हिंदी की शब्दावली नहीं है फ्रेंड्स, ये हिंदी की शब्दावली नहीं है। ये शब्दावली जो है वो है देशज, मतलब कहीं की देश की भाषा है, किसी देश की भाषा है, किसी स्थान की भाषा है जो विकसित हुई है। नेक्स्ट है फ्रेंड विदेशज। तो जहां देशज देश से उत्पन्न होता है, वहीं विदेशज कहां से उत्पन्न होता है? फ्रेंड्स, विदेशज उत्पन्न होता है जो भाषा विदेशों से ली गई है। जैसे मान के चलिए कि अब विदेश है, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझ लें कि इंग्लैंड, टर्की, सऊदी अरब, रसिया, ये दूसरे देश है। वहां से जो, अगर चूंकि हिंदी तो भारत में अंग्रेजों का शासन रहा, पुर्तगाली भी रहे, हाँ तुर्की भी रहे, तो जब दूसरे लोग आए तो उनको भी हिंदी सीखनी पड़ी। क्योंकि अगर आप भारत पर शासन करेंगे तो स्वाभाविक बात है कि आपको हिंदी सीखनी पड़ेगी। अब हिंदी सीखने की उन्होंने हिंदी सीखी, लेकिन अपने जो शब्द थे उसको उन्होंने हिंदी में रूपांतरण कर दिया। अब अंग्रेजी के कई शब्द हिंदी में छूट गए। जैसे देख लीजिए, डॉक्टर है, कुकर, इसका खूब प्रयोग करते हैं आप, डॉक्टर और कुकर का, ये अंग्रेजी शब्दावली है। कालीन, चमचा, चाकू, है ना, ये सब ऐसी चीजें हैं जिसका प्रयोग आप करते हैं। वीडियो रुक गई है, ओके, शायद थोड़ा सिग्नल का प्रॉब्लम होगा। देखिए यहाँ पर तो सिग्नल का प्रॉब्लम है शायद, इसीलिए वीडियोज आप तक पहुंच नहीं पा रही है, मे बी। तो फ्रेंड्स, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, जैसा कि मैं कह ही रहा हूँ कि देखिए कई बार ऐसा होता है कि अब हम सारे हमारे अंदर नहीं होते। अंबानी साहब जैसे लोग हैं जिनकी टावर्स हैं, जिनकी श्रेणियाँ हैं, तो वो लोग तो हमारे अंदर नहीं होते हैं, तो उनकी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होती है सिग्नल वगैरह लॉस्ट की, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आई थी। बट लेट्स स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिए ये कुछ शब्द हैं विदेशज, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की भाषा से आए शब्द। तो विदेशज शब्द वो होते हैं जो कि दूसरे देशों से आते हैं, ठीक है, और इसमें हमारे देश का कोई योगदान। तो विदेशी शब्दों के बारे में आप ने ये पढ़ा होगा, ठीक है। देखिए यूट्यूब पर जो सेक्शन सभी वीडियो नहीं चल रहे उनके कारण है कि वहाँ पर सिग्नल्स वीक है। अब जैसे सिग्नल्स आएगा आपको वीडियो फिर से मिल जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर। तो मैंने ये बताया उत्पत्ति की दृष्टि से 4 भेद होते हैं। फिर से रिकॉल कर दूं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये 4 शब्द होते हैं जो कि उत्पत्ति की दृष्टि से होते हैं। चलिए अब रचना या बनावट की दृष्टि से भी शब्दों को हम देख लेते हैं कि रचना या बनावट की दृष्टि से, रचना मतलब शब्द कैसे बनाए गए हैं।
देखिए कुछ शब्द तो ऐसे होते हैं जो बाकायदा बनाए ही गए हैं, उनकी कोई मतलब वो सब पहले से ही। जैसे अब आप कुत्ता ले लें, जैसे आप कुत्ता कहें तो कुत्ता शब्द क्या होता है, अगर आप इसे खंड कर दें, इसका खंडन ना हो सकता है। अब कुत्ता को तोड़िए तो कू जोड़ता, ना आपको कू का मतलब पता है ना आपको ता का मतलब पता है, दोनों का सेपरेशन नहीं कर सकते आप। ये ऐसे शब्द हैं जिनको किसी ने कभी देखा होगा तो कहा दिया होगा अच्छा यार ये कुत्ता है ना। तो उसी तरह से शब्द है पैर। अब पैर को भी आप संधि विच्छेद नहीं कर सकते। ये ऐसे शब्द हैं जो समय के साथ साथ भाषा में शामिल हो गए, ठीक है। इन्हें बनाया नहीं गया, इनकी रचना नहीं की गई। तो ये कुत्ता पैर, इनका खंडन भी आप नहीं कर सकते और ये नॉर्मल सी चीज है। फिर है यौगिक, दो मूल शब्दों का मेल हो। अब यौगिक क्या होता है, जिसमें दो मूल शब्द का मेल हो। जैसे आप देखिए पीक दानी, पीक मतलब थूक और दानी में तो इसमें आप वो चीज करते हैं, तो पीक दानी बनी इससे वर्ड। तो ये दो रूढ़ शब्द, पीक अलग था दानी अलग था, दोनों को मिला के बना दिया गया पीक दानी। पाठ मतलब था पढ़ना, आप जो पढ़ते हैं, और शाला मतलब होता है घर, तो पाठशाला। इसी तरह गौशाला है ना, इस तरह से बनाया गया मधुशाला। तो ये शब्दों को रचना की गई। तो जिन शब्दों की रचना की गई उन्हें हम यौगिक कहते हैं। याद रखिएगा रूढ़, रूढ़ मतलब क्या होता है, मौलिक, स्टार्टिंग। मतलब ऐसे शब्द कहीं से बनाए नहीं गए। ये भाषा जिस तरह से हमारी विकसित होती रही, चलती रही, बनती रही, ये खुद ही विकसित हो गए, स्वयं ही विकसित हो गए। इसके लिए हमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत, स्वतः विकसित हो गए। थर्ड है फ्रेंड योग रूढ़। रूढ़ समझ गए आप, यौगिक समझ गए, जहां पर भाषा दो रूढ़ शब्द मिले और दोनों से मिलने के बाद एक नए शब्द की रचना की। योग रूढ़ शब्द क्या है, ये यौगिक शब्द ही है, ये अलग अर्थ देते हैं। जैसे मान लीजिए जल जुड़ जौ, जौ मतलब पैदा लेना और जल मतलब पानी, तो पानी में पैदा लेना, इसे हम जलज कहते हैं। लेकिन जलज कहते किसको है, जलज मूलतः कमल को कहते हैं। मतलब जलज का जो रीजन है वो कमल के लिए है, इसलिए उसे कमल को ही जलज कहते हैं। जैसे पीतांबर, पीला है जिनका अंबर। अब पीला वस्त्र तो खुद मोदी जी का भी है, तो उन्हें हम पीतांबर नहीं कहते, पीतांबर हम भगवान विष्णु को कहते हैं, ठीक है। तो इसे इस तरह से हम चीजों को कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं अर्थ की दृष्टि से। अभी तो मैंने आपको बताया रचना की दृष्टि से, अब ये अर्थ की दृष्टि से भी हम बताते हैं आपको। देखिए अर्थ की दृष्टि से जहां तक संबंध है, तो अर्थ की दृष्टि से तीन होते हैं, चार होते हैं, वाचक, लक्षक, व्यंजक, एक दो तीन तीन होते हैं। अर्थ की दृष्टि से तीन भेद होते हैं, वाचक, लक्षक और व्यंजक। वाचक मतलब शब्द का प्रचलित रूप, ऊंट, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, गधा, ये सब प्रचलित रूप है। लक्षक जब किसी को आप लक्ष्य बना करके हैं, जैसे किसी को आप कहें कि अरे तुम तो ऊंट जैसे लंबे हो और तुम तो गधे जैसे हो यार, तो अब ये ऊंट जैसा लंबा, गधा जैसा मूर्ख, बैल जैसा ताकतवर, इस तरह के जो शब्द हैं वो क्या है, वो हम वाचक शब्द कहते हैं। फिर है लक्षक। लक्षक क्या होते हैं, जो सॉरी ये लक्षक है जो किसी को लक्ष्य करके कहे जाए कि वह ऊंट जैसा लंबा है, वह गधा जैसा मूर्ख है। और थर्ड है फ्रेंड्स व्यंजक। व्यंजक क्या होता है, जिनके बिल्कुल नए अर्थ हो, व्यंजक के बिल्कुल नए अर्थ हो। उदाहरण के तौर पर मान के चलिए मैं अगर आपको कहूं कि कोई झूठ बोलता है, बहुत झूठ बोलता है, अरे भैया आप तो हरिश्चंद्र। अब राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, किसी झूठ बोलने वाले को आप हरिश्चंद्र कह रहे हो, तो ये विरोधाभास है। तो बिल्कुल नया अर्थ, जैसे झूठ बोलने वाले को हरिश्चंद्र कहते हैं। अब इनका प्रयोग हिंदी व्याकरण में होता ही नहीं है, इनका प्रयोग काव्य शास्त्र में होता है। तो जो आपको पढ़ना नहीं है फिर भी आप इसमें थोड़ा सा देख लें तो अच्छा रहेगा। मान लें कभी पूछ लिया जाए, याद रखेंगे वाचक, लक्षक और व्यंजक। रूपांतर की दृष्टि से देखिए शब्द का जो ये रूप है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो रूपांतर की दृष्टि से है इसमें शब्द बदलते हैं, और शब्द जो बदलते हैं वो ये है, जैसे मान लीजिए पहला है विकारी और अविकारी, दो तरह के होते हैं। विकारी शब्द क्या होता है, जिसमें परिवर्तन हो जाए। जैसे मान लीजिए कि संज्ञा, संज्ञा विकारी कैसे है, बच्चा खेल रहा है, ठीक है। अब अगर मैं यहां कह दूं कि खेल रहे हैं, तो आपको बच्चा को बच्चे करना पड़ेगा, बच्चे खेल रहे हैं, संज्ञा परिवर्तन हुआ। अब अगर बच्चा खेल रहा है, एक बच्चा खेल रहा है, वह शरारती, तो मैंने वह कहा। चार बच्चे खेल रहे हैं, वे शरारती, वह की जगह मैंने वे का प्रयोग किया, यानी सर्वनाम भी बदला। विशेषण में भी परिवर्तन होता है, अच्छों को मैंने देखा है। क्रिया में भी परिवर्तन होता है, रहा था, समय के साथ हो जाता है। तो इन जो परिवर्तन हो जाए जिनमें, उन्हें हम विकारी कहते हैं, यानी इनमें विकार उत्पन्न होता है, विशेषण में भी, क्रिया में। अविकारी अवयव, अविकारी को हम अव्यय भी कहते हैं, मतलब इनका खर्च ही नहीं होता, ये अविकार होते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। आप इन्हें चाहे संज्ञा के आगे रख दो, सर्वनाम के आगे रख दो, वचन बदल दो, लिंग बदल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता,
क्रिया विशेषण जिस तरह से संबोधक, संबोध बोधक, हे राम ही कहेंगे, हे देवताओं, हे देवताओं नहीं कहेंगे, हो देवताओं नहीं कहेंगे, हे राम, हे देवताओं, हे बच्चों, हे लोगों, सब में हम ही कहेंगे, तो इनका रूप परिवर्तन नहीं होता। विस्मयादि बोधक भी आप समझ लीजिए, अरे बाप रे, तो अब अरे बाप रे इतनी भीड़, अरे बाप रे अकेला आदमी, तो कहीं आप अरे बाप को एक अरे बापो रे, अरे बाप रे, इस तरह से कुछ भी नहीं बना सकते, इसमें से अविकारी। ठीक है फ्रेंड्स, इनमें परिवर्तन नहीं होता है। चलिए अब ये हो गया। कल का जो टॉपिक होगा फ्रेंड्स वो क्या होगा, इसके लिए मैं आपको पहले बता दूं कि कल का टॉपिक जो है वो प्रत्यय और उपसर्ग पर है, कि प्रत्यय और उपसर्ग, याद रखिए कल का टॉपिक है प्रत्यय और उपसर्ग, जो इसी के अंतर्गत आते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। हम प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में जानेंगे कि संस्कृत का प्रत्यय कौन सा है, हिंदी का प्रत्यय कौन सा है, और इसे हम कैसे डील कर सकते हैं। उपसर्गों के बारे में भी हम जानेंगे कि उपसर्ग क्या होते हैं, कहाँ लगते हैं, क्या परिवर्तन कर सकते हैं, और क्या प्रत्यय और उपसर्ग इसमें से बेहतर काम कर, प्रत्यय और उपसर्ग किस तरह से शब्दों के अर्थ को बदलते हैं, एग्जामिनेशन में किस तरह से पूछे जाने की संभावना होती है, और ये उसके दृष्टिकोण से कितने महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं सबसे जो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज आप उपसर्ग और प्रत्यय को पढ़कर आए, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे, अगर आप उपसर्ग और प्रत्यय को नहीं पढ़ेंगे तो फिर इसमें क्या होगा कि मैं आपको समझाऊंगा, आप सुन लेंगे, लेकिन चीजें उतने अच्छे से आपके दिमाग में स्पष्ट नहीं हो पाएंगी। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो। कल के सेशन के लिए मैं बता दिया कि प्रत्यय और उपसर्ग पर चर्चा करेंगे, और फिर उसके बाद हम जो अगला उसका सेशन होगा उस पर फिर हम बातें करेंगे कि जो कितने एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो प्रत्यय उपसर्ग पर रहेंगे, विकारी शब्द पर रहेंगे, अविकारी शब्द पर रहेंगे, जो पिछले साल भी पूछे गए हैं, और जो कुछ मैं खुद भी तैयार करूंगा। ओके फ्रेंड्स, लास्ट नो बट नॉट लिस्ट, कि अगर आपको और भी कोई समस्या हो, आप और भी किसी चीज के बारे में जानना चाहते हो, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर, फेसबुक पर हमसे जुड़ सकते हैं, आप व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर सकते हैं, और उन चीजों के बारे में हमसे जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप यूट्यूब में भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, फेसबुक के वजह से मुझे बता सकते हैं, या हमारी टीम को भी समस्याएं व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कल हम फिर मिलेंगे प्रत्यय उपसर्ग के साथ। तब तक के लिए उम्मीद है कि आप सब अपना ध्यान रखेंगे, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और कोरोना के समय में अपनी जान बचा के रखिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।